हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के अंदर बेटा अपन अपना उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था बेटा सेंटर ऑफ मास में भी अपन ने डिस्कस किया था पार्टिकल सिस्टम का बेटा कण निकाय का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं, वो अपन ने देख लिया था। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो थी, उसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे बेटा। आज अपन बात करेंगे किसी पिंड निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सतत द्रव्यमान वितरण के लिए आप कैसे द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करेंगे, उसका डिस्कस अपन करेंगे बेटा। नेक्स्ट अपना पॉइंट, दृढ़ पिंड के लिए अपन बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र की या सतत द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। तो देखें बेटा, इसमें तो लास्ट क्लास में जो डिस्कस था अपने पास पार्टिकल सिस्टम के लिए द्रव्यमान केंद्र, तो पार्टिकल सिस्टम के लिए अपन जो फॉर्मूला लिखते थे बेटा, उसको सिंपली इस प्रकार से लिखते थे, आरसीएम वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन एम आई आर आई वेक्टर आई इज वैल्यू 1 to n अपॉन एम टोटल। बेटा ये जो फॉर्मूला था वो पार्टिकल सिस्टम के लिए था, कण निकाय के लिए था, कण निकाय के लिए था। पर यही कण निकाय या कण नजदीक आके जब बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उस केस में बेटा इस समेशन को अपन कन्वर्ट कर लेंगे इंटीग्रल फॉर्म में, समाकलन के रूप में अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखना। जैसे मैंने एक निर्देश तंत्र बनाया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इसमें इस बॉडी को लेट कर लिया जिसका मास जो है वो क्या है, कैपिटल एम है बेटा। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो अपन इसको क्या मानेंगे, पार्टिकल सिस्टम मानेंगे, और एक छोटा सा एलिमेंट जो होगा या छोटा सा अल्पांश जो है वो अपन लेट करेंगे। जैसे मैंने एक छोटा सा अल्पांश लेट किया, ये डीएम मास का, और इस डीएम मास का जो एलिमेंट है यहां से सपोज आर डिस्टेंस पर है, सपोज इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है। क्या है, आर वेक्टर। तो इसके जो सेंटर ऑफ मास की जो कंडीशन लिखी जाएगी वो इस प्रकार से लिखी जाएगी, आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू, वहां क्या था, समेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इंटीग्रल फॉर्म होगा, तो ये इंटीग्रल करेंगे अपन और लिखेंगे क्या, डीएम आर वेक्टर अपॉन, इंटीग्रेट करेंगे जहां से जहां तक वेरी करेगा और नीचे भी आ जाएगा डीएम। ये कंडीशन आएगी आपके पास में। क्लियर, मतलब सिंपल सा करना है आपको, जो समेशन वाला है, ठीक है, उसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे वहां पर आप एक्सीएम वाईसीएम जेडसीएम फाइंड कर रहे थे, यहां पर भी आप एक्सीएम वाईसीएम और जेडसीएम फाइंड कर सकते हैं। क्या सर कैसे करेंगे, तो उनको देखें। जैसे आप लिखोगे एक्सीएम, तो एक्सीएम के लिए आपको लिखना होगा क्या, इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। आप चाहें तो डीएम जो है टोटल मास बनेगा, तो आप इसको डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स डीएम अपॉन टोटल मास एम टोटल। अगर डीएम जो है किसी इक्वेशन की फॉर्म में है तो आप इसको इंटीग्रेट करें, नहीं तो आप डायरेक्ट टोटल मास भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं मैं वाईसीएम की, तो वाईसीएम के लिए लिखा जाएगा इंटीग्रेशन वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। जेडसीएम की अगर बात करता हूं, जेडसीएम इज इक्वल टू, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन जेड डीएम इंटीग्रेशन डीएम। ये तो सिंपल सा है बेटा, एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड कैसा भी सेंटर ऑफ मास निकालना है अपन निकाल लेंगे। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा कोई चेंज नहीं है, वही कंडीशन है, बट थोड़ा सा इसमें भी अगर आप स्पेशल कंडीशन देखना चाहते हो तो स्पेशल कंडीशन में ये लेट कर सकते हो। सपोज आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाए, आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हो क्या, इफ आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू 0, इट मीन सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां पहुंच गया है, सेंटर ऑफ मास पहुंच गया बेटा ओरिजिन पे। तो उस केस में इस डीएम को आप शिफ्ट कर लोगे इसमें 0 के अंदर, तो आपके पास आएगा क्या, इंटीग्रेशन आर वेक्टर डीएम इज इक्वल टू 0। ये तो द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके सापेक्ष समस्त कण निकाय पिंड का आघूर्ण जो होता है वो हमेशा 0 होता है। क्लियर, चलें आगे। इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद में कुछ डाटा है, कुछ
सेंटर ऑफ मास है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है बेटा, ध्यान में रखना है, जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो वेरी फास्ट हो जाएगा बेटा। तो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। तो आपके पास जो एग्जांपल दे रखा है वो ये दे रखा है कि एक छड़ है जिसकी लंबाई l है और उसके रेखीय द्रव्यमान घनत्व का जो मान है लैम्डा जो है वो है a प्लस बी एक्स केजी पर मीटर। इट मीन जो मास है बेटा वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, डिस्टेंस के साथ वेरी है, कंटिन्यूस तो है पर डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो अपन को आइडेंटिफाई करना है बेटा। एक्स दे रखा है मतलब छड़ जो होगी वो एक्स एक्सिस पे लैट करेंगे और ओरिजिन से लैट करेंगे बेटा। तो देखना इधर इसको कैसे हैंडल करते हैं। ये छड़ लैट की बेटा, इसी का जो लीनियर मास डेंसिटी जो दे रखा है वो a प्लस बी एक्स दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी अपन ने कहा था कि अपन को क्या करना होता है, अपन को आरसीएम वेक्टर फाइंड करना होता है। तो इंटीग्रेशन आर डीएम या डीएम इंटू आर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एम करना पड़ता है, मतलब टोटल मास लेना पड़ता है। तो आप इसमें भी यही करेंगे, पर अपनी जो बॉडी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो नो डाउट मैं आरसीएम में न जाके सीधा एक्सीएम की वैल्यू फाइंड करूं, तो मेरे पास जो एक्सीएम आएगा उस एक्सीएम के लिए मैं लिखूंगा क्या, इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। ये अब बात यहां ये आती है कि सर डीएम की वैल्यू क्या है। तो डीएम एक एलिमेंट लेट करना होगा मुझे, मैंने ये एलिमेंट लेट कर लिया, ये जिसका मास जो है वो डीएम है, इसकी जो मोटाई है वो डीएक्स लेट कर ली और यहां से जो डिस्टेंस है वो एक्स लेट कर ली। और ये जो एक्स वेरी करेगा वो 0 से लेके एल तक वेरी करेगा क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, एल है बेटा। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को डीएम निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं डीएम जो आएगा, डीएम आएगा लैम्डा इंटू डीएक्स, क्योंकि इकाई लंबाई का जो मास है, एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है वो लैम्डा है और अपने पास जो लंबाई है वो डीएक्स है। तो यहां पर डीएम की वैल्यू आएगी लैम्डा इंटू डीएक्स और अपने पास लैम्डा इज इक्वल टू दिस। तो लैम्डा के लिए लिखेंगे बेटा, लैम्डा की वैल्यू a प्लस बी एक्स और ये dx, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहां पर और यहां पर और फिर इसको सिंप्लाइज करेंगे बेटा। तो इसकी वैल्यू लिखें x dm इंटीग्रेट होगा x dm की वैल्यू a प्लस बी एक्स dx अपॉन इंटीग्रेशन dm की वैल्यू बेटा ये रही dm a प्लस बी एक्स और ये dx। ओके, अब यहां पर ये जो वेरिएबल है वो बेटा वो वेरिएबल है ओनली x, और x का जो मान वेरी करेगा वो करेगा कहां से कहां तक, वो करेगा बेटा 0 से लेके l तक। तो इसको इंटीग्रेट भी करेंगे अपन 0 से l, 0 से l। क्लियर? पहले इसको सिंपलाइज करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। सिंपलाइज करने के लिए ब्रैकेट ओपन कर लेंगे बेटा, इस ब्रैकेट को ओपन किया, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे dx के रेस्पेक्ट में 0 से लेके l तक, और अपॉन में जो है इंटीग्रेशन a प्लस बी एक्स इंटीग्रेट होगा dx के रेस्पेक्ट में 0 से लेके l। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन करने पर अपने पास क्या आएगा, ax का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा क्या, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, इसकी लिमिट जो आएगी वो आएगी अपर लिमिट l लोअर लिमिट 0। क्लियर? नेक्स्ट देखें b x स्क्वायर है तो इसको इंटीग्रेट किया तो अपन को मिल जाएगा क्या, b x क्यूब बाय 3 अपर लिमिट लोअर लिमिट। ये अब जो चर्चा होगी वो इसको इंटीग्रेट करेंगे, a को dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा x अपर लिमिट लोअर लिमिट, प्लस bx को किया तो ये आएगा b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट पुट करें तो अपने पास एक्सीएम की वैल्यू आएगी, एक्सीएम की वैल्यू a कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो ये आएगा l स्क्वायर माइनस 0। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या सर, डायरेक्ट नहीं लिखता, चलो l स्क्वायर माइनस 0। वहां देखा जाए तो ये b बाई 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x क्यूब को लिख दूंगा l क्यूब माइनस 0। अपॉन में देखा जाए तो सेम कंडीशन a l माइनस 0 b बाई 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 0।
सिंप्लाइज करें, इसको सिंप्लाइज करें तो यहां देखेंगे क्या, इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये आएगा al²/2, ये bl³/3, al(bl²/2). तो ऊपर से भी बेटा एक l और नीचे से एक l कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने पर आपके पास जो आएगा कंडीशन वो आ जाएगी क्या, al/2 प्लस bl²/3। ध्यान देना बेटा, स्क्वायर क्यूब एक एक पावर मैंने नीचे से कैंसिल कर ली l कॉमन लेके, तो यहां रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास में क्या, l कॉमन लेके कैंसिल कर लिया इसलिए l गायब, और साथ में आ जाएगा क्या, bl/2। तो ये आपके सेंटर ऑफ मास की कंडीशन आ जाएगी। इसको और सिंपलाइज करना चाहे तो और सिंपलाइज ऐसे कर सकते हो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लूंगा 2 और 3 का आएगा 6, तो ये बनेगा 3al, ये बनेगा 2bl², और यहां पर एलसीएम लूंगा 2, तो ये बनेगा 2a और ये बनेगा b। ऊपर 6 नीचे 2, 6 से 2 या 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 को ले लूंगा बाहर। तो मेरे पास फाइनल जो आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, XCM = एलसीएम लिया तो वो आया 3al प्लस 2bl² अपॉन में ये 6/2 बचेगा 3, तो 3 ले दूंगा बाहर, और यहां रह जाएगा आपके पास में क्या, एलसीएम लिया था मैंने 2, तो ये आएगा 2a प्लस bl। ये तो इस लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बनेगी वो ये बनेगी, 3al प्लस 2bl² अपॉन 3 ब्रैकेट में 2a प्लस bl, ये बनेगी बेटा। क्या सर ऐसा? यस ऐसा, क्लियर। अब यहां पर इसकी कुछ कंडीशंस अपन लेट करते हैं, क्योंकि जनरल क्वेश्चन जो होता है इससे भी इजी आता है। इजी में जो है सबसे पहले तो अपन को रॉड जो दी जाती है वो यूनिफॉर्म दी जाती है, एक समान दी जाती है, एक जैसी दी जाती है, एक ही मटेरियल की बनी हुई दी जाती है, जिसमें जनरली सेंटर ऑफ मास जो होता है वो मिड में आता है, बीच में आता है यूनिफॉर्म होने पर। कि सर क्या बात करते हो, आता है क्या? हाँ आता है। कि सर दिखाओ। जैसे ये अगर स्केल को देखा जाए तो स्केल जो है यूनिफॉर्मली है, एक जैसी है। अगर इसके सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो जस्ट मिड में आएगा बेटा, यहां ये आप देख सकते हैं बेटा, ये सेंटर ऑफ मास यहां होगा, यहां पर बैलेंस होगी। अगर मैं किसी एक तरफ वेट बढ़ाऊंगा तो उसका सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और मुझे उसको बैलेंस करने के लिए जो है अपना फिंगर जो है उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। कि सर वास्तव में ऐसा होता है? होता है। करके दिखाएं? अभी करके दिखाते हैं बेटा। जैसे सिंपल सा मैंने ये एक इरेजर ले लिया, इस इरेजर को मैंने सपोज यहां पुट कर लिया, ये तो नो डाउट यहाँ का मास जो है वो इंक्रीज हो गया, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। अभी देखो, अभी जो है वो इधर शिफ्ट हो रहा है, ये देखो। बैलेंस करने के लिए मुझे अपनी फिंगर को जो है अधिक मास की तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी। ये सेंटर ऑफ मास जो है वो हो सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर शिफ्ट हो चुका है, इधर। तो वो लेंथ ज्यादा है और ये वाली लेंथ क्या है? कम है बेटा। तो इस प्रकार से अगर मैं इसका वेट और बढ़ा दूं तो सेंटर ऑफ मास और इधर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे बढ़ाओगे? बढ़ा सकता हूं। जैसे मैंने एक सिंपल सी एक मेरे पास कॉइल थी, वो ले ली। इस कॉइल को मैं इसके अंदर तो नहीं आएगी, पर इसके ऊपर रख देता हूं। इसके ऊपर रख दी सपोज। अब नो डाउट मास बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा। ये ऐसा अधिक मास की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसका बैलेंस हो गया बेटा, क्लियर। तो बेटा यहां पर भी अगर ये रॉड यूनिफॉर्म होती एक जैसी होती, इट मींस एक्स पे डिपेंड नहीं करती, तो उस केस में अपना सेंटर ऑफ मास जो होना चाहिए वो जस्ट मिड में आना चाहिए, तो ये वेरिएबल है क्योंकि ये मास जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं लेट कर लूं कि सर क्या लेट करोगे? इफ b इज इक्वल टू 0, अगर मैं b को 0 लेट कर लेता हूं तो उस सिचुएशन में मेरे पास जो आएगा लैम्डा इज इक्वल टू a, और वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो L/2 पे आना चाहिए। तो नो डाउट जब मैंने b को 0 कर दिया है तो इस फॉर्मूले में b को 0 कर दूं।
अगर इस फॉर्मूले में b को 0 किया जाए तो देखो क्या आता है। आपने b को 0 किया, ये तो है 3al प्लस b को 0 किया तो कंप्लीट 0 होगा अपॉन ये क्या होगा, ये आपके पास है 3 × 2 मतलब 6a और ये b 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहां देखोगे a से a कैंसिल होगा, 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा l/2। तो यही मैं चीज कह रहा था, अगर यूनिफॉर्मली अगर रॉड है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास l/2 पे होता है, तो नो डाउट अपने पास l/2 पर आ गया। और अगर x लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, तो उस केस के अंदर उसके लिए सेंटर ऑफ मास ये रहेगा, जो इस तरीके से अपन करेंगे। इसमें भी सेकंड कंडीशन और ऐड कर सकते हैं, क्या? इफ a is equals to 0, a is equals to 0, इट मींस आपका जो लैम्डा है वो डिपेंड करता है ऐसे bx पर। लैम्डा इज इक्वल्स टू bx है, लैम्डा इज इक्वल्स टू bx है। तो इस सिचुएशन में जो आपका सेंटर ऑफ मास आएगा बेटा, वो देखना क्या आता है। आपने क्या किया, a को 0 किया, वेरी गुड, a को 0 किया, a 0। जब a 0 हो गया तो आपको ये मिलेगा 2bl3 सॉरी स्क्वायर, 2bl², साथ में ये 0 हो गया। यहां पर भी ये a 0 हो गया तो ये आपको मिलेगा क्या, 3bl, b से b कैंसिल, l² और l, एक l कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, 2l/3। इट मीन जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 2l/3 पर मिलेगा। तो यहां ध्यान देना बेटा, लीनियर मास डेंसिटी x के समानुपाती है। इट मींस आप जैसे जैसे x को इंक्रीज करोगे लीनियर मास डेंसिटी बढ़ेगी। लीनियर मास डेंसिटी बढ़ने का मतलब है भारीपन बढ़ेगा, भारीपन बढ़ेगा। तो आपका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो l/2 पे ना होकर l/2 से उधर मिलना चाहिए, l/2 से उधर मिलना चाहिए। तो नो डाउट आपके पास है 2l/3, इट मींस ये आपको मिल रहा है अप्रॉक्स 0.6l, 0.6l। तो नो डाउट वो बीच में ना होकर किधर है, आगे, l/2 से ज्यादा मान आपको मिल गया। क्लियर? तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें अपन को मास का डिस्टेंस के साथ या x के साथ वेरिएशन दे रखा है और अपन ने सेंटर ऑफ मास निकाला इंटीग्रल मेथड से। इसी पैटर्न को यूज करते हुए आप किसी भी वेरिएबल का जिसमें इक्वेशन दे रखी है सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अब कुछ डाटा जो है अपन लिखेंगे, ठीक है, जैसे एक हाफ सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, हाफ स्फीयर अर्धगोले का कहां होता है, खोखले का कहां होता है, शंकु का कहां होता है, ये डाटा अपन को याद होने चाहिए बेटा, ठीक है। तो उनको अपन पहले देखेंगे। तो नेक्स्ट, ये कुछ मैंने एलिमेंट्स लिए हैं। इन एलिमेंट्स का सेंटर ऑफ मास जो होंगे वो अपन को डायरेक्ट नोन होने चाहिए, पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे कई क्वेश्चन जो है, एग्जांपल जो है अपने वेरी फास्ट हो जाएंगे या फिर अपन क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पाएंगे बेटा। तो फर्स्ट अपन देखें, तो फर्स्ट जो है वो है बेटा हाफ रिंग है बेटा, अर्धवलय है। और इस अर्धवलय का जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, मास जिस एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होती है, सम्मित होता है, उसी अक्ष पर सेंटर ऑफ मास मिलता है। जैसे इस हाफ वलय को देखा जाए तो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ मास भी बेटा y एक्सिस पर ही मिलेगा। और y एक्सिस तो बेस से इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है बेटा, अगर इसकी रेडियस r लेट कर लो, क्या लेट कर लो, r लेट कर लो, तो ये सेंटर ऑफ मास है अगर, तो इसकी जो बेस से डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 2r/π, 2r/π जो होगा वो मिलेगा। कहां से मिलेगा, बेस से मिलेगा, ऊपर से नहीं। अगर ऊपर से पूछ ले तो r में से इसको लेस कर लेना, r में से इसको लेस कर लेना। अर्धवर्ताकार चक्ति के लिए देखें तो चक्ति के लिए भी सेम कंडीशन, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो y एक्सिस के अलोंग मिलेगा बेटा, y एक्सिस के अलोंग। इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेंटर ऑफ मास इस तरफ आएगी और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो होती है बेटा 4r/3π, 4r/3π। दोनों में कंपैरिजन किया जाए बेटा तो ये जो पॉइंट होता है वो r/2 मतलब ऊपर ना होके इससे नीचे की तरफ होता है, क्योंकि अधिकतम मास जो होता है वो इस तरफ शिफ्ट है। क्लियर? अब बात करें बेटा खोखले अर्धगोले के लिए, तो खोखले अर्धगोले को भी मैंने हॉरिजॉन्टल में रख रखा है। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस y एक्सिस के अलोंग होगा बेटा, इस y एक्सिस के अलोंग होगा। और y एक्सिस के अलोंग भी बेटा सेंटर ऑफ मास जो होता है इस पूरे सिस्टम का जो है वो यहाँ मिड में मिल जाता है सेंटर ऑफ मास, मतलब यहां से इसकी दूरी होती है r/2, r/2। क्लियर?
पर यही जब मैं सॉलिड ले लेता हूं बेटा, क्या ले लेता हूं, सॉलिड ले लूंगा, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास होगा, मिलेगा तो इस वाई एक्सिस पे ही बेटा, मिलेगा तो इस वाई एक्सिस पे ही, पर मास जो है वो इस बेस में ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास होगा थोड़ा सा नीचे होगा, मतलब r/2 पे ना होकर यहां कहीं मिलेगा, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 3r/8, 3r/8 होगी बेटा। बेस से जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3r/8। कैसा टॉप से बात की होती थी, तो टॉप से बात करते तो बेटा यहां से आ जाता है कितना, 5r/8। तो पर बेस से बात करनी तो बेस इसकी वैल्यू होगी 3r/8। तो देखो अगर ये 4/8 होता तो 1/2 बन जाता, मतलब r/2 बन जाता, पर r/2 नहीं है बेटा, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ होगा, तो ये होता 3r/8। क्लियर, उसके कंपैरिजन थोड़ा सा नीचे। नेक्स्ट जो है यहां पर अगर बात करें तो यहां पर भी सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस के सिमेट्रिकल एक्सिस जो है, जिसको दो समान भागों में बांट कर इस पर, तो सेंटर ऑफ मास इस पर मिलेगा और उसके पास मिलेगा जहां मास ज्यादा है, तो यहां होगा इसका सेंटर ऑफ मास थीटा, और थीटा 2 थीटा है बेटा, तो यहां से जो एक्सियम आएगा, एक्स की वैल्यू जो आएगी उसके लिए लिखूंगा एक्सियम इज इक्वल्स टू r sin थीटा अपॉन थीटा। ये अब यहां ध्यान रखना बेटा, थीटा से थीटा कैंसिल मत कर लेना, और थीटा जो है आपको पुट करना है बेटा किसमें, रेडियन में। किसमें पुट करना है, रेडियन में पुट करना है बेटा। क्लियर, और यही अगर बात करता हूं मैं चक्ति के लिए, एक छोटी सी चक्ति का डिस्क का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास अगर बात करें तो इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहां पर भी सिमेट्रिकल एक्सिस में मिलेगा, यहां मिल गया सपोज, तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी एक्सियम, उसको जो लिखोगे एक्सियम, वो आएगा बेटा आपके पास में 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा। अब इन कंडीशंस के लिए, इन एग्जांपल्स के लिए बेटा आपको इनके डेरिवेशन पे नहीं जाना, इनके रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए डायरेक्ट। जब भी किसी बॉडी का सिस्टम जो है लिया जाएगा, जहां पर दो या दो से अधिक ऐसी बॉडी को अरेंज करके सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा, तो इनको डायरेक्ट इस्तेमाल करना होगा बेटा। देन नेक्स्ट, तो यहां देखा जाए शंकु के लिए सेंटर ऑफ मास की बात करूं मैं, तो एक है ठोस शंकु, एक है खोखला शंकु। अगर ठोस शंकु और खोखले शंकु को देखा जाए तो ठोस शंकु का जो मास जो होता है वो बेस की तरफ ज्यादा होता है। दूसरी बात, ये जो शंकु है वो सिमेट्री है बेटा, किस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग, ये वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, तो नो डाउट सेंटर ऑफ मास भी कहीं यहां मिलेगा, यहां मान लिया CM सेंटर ऑफ मास, तो इस सेंटर ऑफ मास की जो बेस से हाइट होगी वो मिलेगी आपको h/4, और टिप से देखा जाए तो इसमें से लेस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कितना, 3h/4। तो ठोस शंकु का जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो बेस से मिलता है h/4 पे, जबकि टॉप से जो मिलेगा वो मिलेगा 3h/4 पे। बड़ा एग्जैक्ट डाटा याद होना चाहिए आपको, एग्जैक्ट। अब यही चीज अगर मैं खोखले की बात करता हूं तो खोखले के अंदर जो होगा वो सेंटर ऑफ मास मिलेगा बेटा h/3 पर, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन उस तरफ को ज्यादा रहेगा, ये h/3। इसके कंपैरिजन में जो है सेंटर ऑफ मास का यहां मिलेगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी h/3। जब बेस से h/3 आ गया तो आपको टॉप से मिलेगा 2h/3। एक कंडीशन आप याद रखना, दूसरी वाली कंडीशन वैसे ही निकल जाएगी। क्लियर, तो मैंने टोटल 8 ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताए, ऐसे पॉइंट्स बताए जिनकी आपको सेंटर ऑफ मास हमेशा टिप पर होने चाहिए बेटा, पॉइंट्स पर होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, जिनसे आप इनका डायरेक्ट यूज कर सके बेटा। तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट। तो बेटा जो नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने लिया है वो ये रहा आपके सामने। इसके अंदर मैंने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम के अंदर बेटा एक घन लिया, घन, ये जिसकी साइड जो है वो 2 है और इसका मास जो है वो 2m है, मास जो है वो 2m है। इस घन के ऊपर जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है बेटा एक खोखला गोला, खोखला अर्धगोला, खोखला अर्धगोला, और इस खोखले अर्धगोले के टिप पर जो रखा हुआ है एक शंकु रखा हुआ है, ठोस शंकु, जिसका द्रव्यमान है 7m और इसका जो है वो है m।
अब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है बेटा। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, कैसे निकालेंगे? अभी जो अपन ने एलिमेंट्स लिए थे उनके पॉइंट्स बताए थे सेंटर ऑफ मास, उनको यूज करना है। तो इस पूरे सिस्टम को, इस बॉडी को मैं क्या करूंगा, पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा बेटा, कण निकाय के अंदर कन्वर्ट करूंगा। 1 2 3 तीन बॉडी है, तीनों बॉडी को 3 पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा। इन सब के सेंटर ऑफ मास पे इसका मास लेट कर लूंगा, पर रखूंगा किस पर? उनकी सिमेट्री वाली एक्सिस पे बेटा। यहां पर ये देखो, ये सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस एक्सिस पे मिलेगा, वाई एक्सिस पे, क्योंकि पूरा मास जो होगा वो इसी एक्सिस पे बैलेंस होगा बेटा। सेंटर ऑफ मास जो होगा इनकी सिमेट्री इसी एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगी। तो देखना इधर, अगर देखा जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मैंने लेट कर लिया यहां पर, वो है 7m, इसका जो आएगा वो m, और इसका जो आएगा वो 2m। अब समझते जाना बेटा, ये किसका है? घन का। ये घन, ये किसका है? अर्धगोले का। और वो किसका है? शंकु का। तो यहां अगर मैं पार्टिकल, इन 3 पार्टिकल को लिया, हम 3 पार्टिकल की पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, पॉइंट्स काम मिलेंगे। तो पॉइंट्स के लिए सबसे पहला, ये घन सिमेट्रिकल है बेटा, तो सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा इसको ज्योमेट्रिकल सेंटर में मिलेगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर ये 2a, इट मीन सेंटर ऑफ मास यहां से मिलेगा a पर। तो इट मीन ये जो डिस्टेंस होगी आपके लिए वो होगी a। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो है ये है क्या? खोखला गोला। और खोखले गोले के लिए, अर्ध खोखले गोले के लिए अपने सेंटर ऑफ मास बताया था बेटा r/2 पर। r/2 पर, इट मीन जो भी रेडियस होगी उसकी r/2 पर जो होगा वो मिलेगा। ठीक है, अब ये खोखला गोला, इसकी जो त्रिज्या होगी, ये अगर त्रिज्या अलग से नहीं दे रखी, ये दे रखा है आपको, तो ये 2 है, तो इसकी रेडियस जो होगी वो कितनी होगी? r इक्वल टू क्या होगा? a। r इक्वल टू a, तो रेडियस का हाफ मतलब a/2 पर मिलेगा यहां पर। तो इट मींस अगर मैं मानूं इसको ये, तो ये आपके पास था 2a, इस 2a में ये आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा टोटल यहां से यहां तक कितना? 2a प्लस a/2, 2 और आधा मतलब 2.5, इट मींस 2.5a। क्लियर? अब आगे है बेटा ठोस शंकु। ठोस शंकु का जो सेंटर ऑफ मास था बेटा, मैंने बताया था ये जो बेस होता है, ये वाला बेस माना था, तो इससे h/4 पे था। किस पे था? h/4 पर अब क्या होगा कि सर अब तो यहां से काउंट करना पड़ेगा, तो ये h/4 पे, तो यहां से जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 3h/4। तो यहां देखें इस पॉइंट तक मेरे पास हाइट होगी कितनी? ये 2a और ये a मतलब 3a। 3a के बाद वाली हाइट को मैं ऐड कर लूंगा तो मुझे मिलेगा कितना? 3a तो ऑलरेडी यहां तक है, 3a प्लस 3h/4, 3h/4, और h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू बेटा 4a। h की वैल्यू क्या है? 4a। तो आपको मिलेगा क्या? 3a प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 4a, 4 से 4 कैंसिल होगा, 3a और 3a ये हो जाएगा 6a। तो यहां आपके पास बेटा 2m मास, m मास और 7m मास के लिए जो है डिस्टेंस आ गई कहां से? बेस से इसकी वैल्यू है a, इसके लिए 2.5a और उसके लिए 6a। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा YCM। तो YCM के लिए लिखा जाएगा m इंटू y, तो ये आएगा आपके पास क्या? 2m मल्टीप्लाई a प्लस, इसके लिए बात करूंगा, इसके लिए मास m के लिए, तो डिस्टेंस है 2.5, तो ये आएगा मास m इंटू डिस्टेंस 2.5 या 5/2a। क्लियर? और नेक्स्ट 7m के लिए 7m मल्टीप्लाई डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस है 6a, ये, और टोटल मास में आपको मिलेगा 2m प्लस m प्लस 7m। इनको सिंप्लाइज करेंगे तो अपन को मिल जाएगा क्या? m कॉमन आ जाएगा, m कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, यहां आपको मिल जाएगा क्या? 2a, यहां आपको मिल जाएगा 2.5a, और वहां मिल जाएगा क्या? 42, 7 6 a अपॉन में ये हो गया 10, अपॉन में हो गया
10, तो ये आपको मिल जाएगा 42, 42, 44, 44, 46.5, 46.5 A अपॉन 10, इट मीन्स इसको सिंप्लाइज करोगे तो YCM मिलेगा 4.65 A, ये मिलेगा। क्लियर? तो कहीं पर भी बेटा आपको सेंटर ऑफ मास निकालने को पड़ जाए और ऐसा सिस्टम दे दिया जाए तो उन सभी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास जो है एक एक्सिस पे लेट कर लो जहां पर वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, और उन पॉइंट्स की बेस से या जो ओरिजिन है वहां से डिस्टेंस ले लें और पार्टिकल सिस्टम वाला फॉर्मूला अपना लें बेटा, कैसा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? चले नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया है बेटा, इसमें मैंने 3 रॉड ले रखी है, तीनों रॉड का मास सेम है बेटा, रॉड आइडेंटिकल नहीं है बेटा, रॉड समान नहीं है पर उनका मास सेम है। अगर इसका मास m है तो इस रॉड का मास भी m है और इस रॉड का मास भी m है, ठीक है। और ये एक x एक्सिस y एक्सिस और ये इस तरह जो है वो अरेंज है, इस प्लेन में xy प्लेन में अरेंज है। अब इस सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है बेटा, ये x एक्सिस लेट कर लो और ये y एक्सिस, आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है इस सिस्टम का। अब कैसे करेंगे? तो यहां पर भी ध्यान देना बेटा, रॉड है, सिमेट्रिकल है, सममित है, पर आइडेंटिकल नहीं है बेटा तीनों। ये और ये आइडेंटिकल हो सकती है पर ये कुछ डिफरेंट है, पर मास सेम है, मास सेम है। तो पहले इनको भी अपन पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, फिर इनका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे बेटा। तो पार्टिकल सिस्टम देखे बेटा इसका, अगर गौर से देखें तो ये m मास की रोड है, सिमेट्रिकल है, इसकी लेंथ a है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मिड में मिलेगा, यहां पर मिलेगा, यहां पर मतलब यहां पर मिलेगा ये, और इसका टोटल मास जो है मैं m इसी पॉइंट पे लेट कर लूंगा, जिनके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब a/2, 0। क्लियर? यही अगर इसमें देखो, ये भी a लेंथ की रॉड है तो इसका भी सेंटर ऑफ मास जो होगा इसके सेंटर में मिलेगा, मतलब यहां मिलेगा ये m मास, और इसका भी जो कोऑर्डिनेट होगा 0, a/2, y की वैल्यू जो आएगी a/2। क्लियर? यहां इसको देखा जाए, इसको तो इसका भी सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसके सेंटर पे मिलेगा, यहां m। क्या सर इसके कोऑर्डिनेट? तो बेटा जब ये a है तो इसका हाफ a/2 और ये a है तो इसका भी हाफ a/2, तो ये जो यहां आएगा कोऑर्डिनेट इसका भी हो जाएगा क्या, m मास के लिए a/2, a/2। क्लियर? तो 3 पार्टिकल सिस्टम आ गया बेटा, सेंटर ऑफ मास निकाल लो, एक्सियम और वाईसीएम। जेडसीएम होगा नहीं क्योंकि 2 एक्सिस ले रखी है, प्लेन में बात हो रही है। क्या सर याद करो, कर लो, क्या नहीं सर आप करो। तो देखो अगर एक्सियम की बात करूं, एक्सियम m1 x1, m1 कौन, ये हाँ ये ले लो, m1 x, तो ये आपके पास आएगा क्या, ma/2। फिर ये m2 x2, पर x की वैल्यू क्या है, कि सर 0 है, 0 कर दो, m × 0। फिर m3 x3, तो ये ma/2 अपॉन टोटल मास m, इट मीन डायरेक्ट लिख दो 3m। तो समझदार हो कि यस सर, समझदार तो है, ma/2 तो हो जाएगा ma, ये हो जाएगा 3m, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, a/3। वैसे ही अगर वाईसीएम देखें, वाईसीएम, तो वाईसीएम के लिए देखा जाए तो ये इसके निर्देशांक क्या है, 0, तो मैं लिखूंगा क्या, m × 0। इसके लिए बात करूं तो इसके लिए आ जाएगा क्या, m × a/2, और इसके लिए भी आ जाएगा क्या, m × a/2, टोटल मास हो जाएगा 3m। अगेन सेम ma/2 ma, और नीचे क्या है 3m, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो वाईसीएम जो आएगा वो आपको मिल जाएगा a/3। आप आरसीएम की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो आरसीएम की टर्म्स में लिख सकते हो, आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू एक्सीएम आया a/3 i कैप, वाईसीएम भी आया a/3 j कैप। ये मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करना हो तो मैग्नीट्यूड भी कर सकते हो, ये दोनों 90 पे है तो इसका √2 टाइम्स आ जाएगा, √2 टाइम्स आ जाएगा, a/√3 × √2 टाइम्स। अपन ने सिंपली करे नहीं, कैसे आप करो, ये लो लिख लेता हूं,
आरसीएम जो आएगा वो क्या आएगा a/3√2। क्लियर? 45 डिग्री यहां से बनाओगे 45 डिग्री पे आ जाए। चले आगे, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट जो एग्जांपल है बेटा, आपको इस वलय का 1/4 पार्ट दे रखा है और आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है बेटा, सेंटर ऑफ मास निकालना है इस 1/4 का। तो नो डाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सिमेट्रिकली होगा, यहां कहीं मिलेगा बेटा, पर कहां मिलेगा सर वो बताओ, आरसीएम बताओ। तो आरसीएम बताएंगे बेटा, इसकी रेडियस दे रखी है, अभी बताते हैं इस एक्सिस पे कहां मिलेगा। तो देखना बेटा, अपन ने पढ़ा था क्या कि जब आपके पास एक वलय हो, वलय का कोई पार्ट हो, चाप हो, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके सिमेट्रिकल पर एंगल जो आता है एक्सियम की फॉर्म में लिया था। मैं अब यहाँ आरसीएम की फॉर्म में ले लूं तो आरसीएम जो आएगा वो अपन ने लिखा था r sin थीटा अपॉन थीटा, ये अपन ने लिखा था। क्लियर? फॉर्मूले का अपन ने इस्तेमाल किया था, तो यहाँ थीटा चाहिए और वहां पर जो अपन ने ये लिखा था, ये टोटल एंगल जो होता था वो 2 थीटा लेट करते थे। क्या लेट करते थे? 2 थीटा। तो यहां पर इसको जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये 90 है, तो ये जो आएगा सेंटर ऑफ मास इस 45 पर आएगा कहीं यहाँ पर, ये आपका आरसीएम होगा ये। तो यहाँ जो इस थीटा की वैल्यू आएगी बेटा, थीटा ये है कितना π/2, तो ये मिलेगा आपको π/4, ये भी होगा π/4। तो थीटा की वैल्यू जो है वो π/4 है बेटा, क्या है π/4। तो यहां मैं लिखूंगा क्या, थीटा इजिकल्स टू π/4। जब थीटा इजिकल्स टू π/4 पुट करूंगा तो आरसीएम मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, r sin π/4 अपॉन π/4। 4 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये आएगा 4r/π sin π/4। sin π/4 का मतलब होता है बेटा sin 45 मतलब 1/√2, 1/√2 मतलब ये। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा क्या, 2√2r/π। इट मींस इस पॉइंट से अगर मैं देखूं सेंटर ऑफ मास यहां है, तो इस ओसी की जो वैल्यू आएगी, उस ओसी की वैल्यू आएगी 2√2r/π। ये आपको मिलेगा बेटा सेंटर ऑफ मास। क्लियर? ये कैसा निर्देशांक चाहिए, तो निर्देशांक चाहिए तो आप इसके घटक ले सकते हो बेटा, इधर का और इधर का। कि सर आप लीजिए ये, तो ये आपको मिल गया, तो इसका ये वाला जो घटक होगा, घटक वो क्या होगा, अगर एक्सीएम की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉस कंपोनेंट हो जाएगा किसका, आरसीएम का। तो आरसीएम cos 45 और वाईसीएम जो आएगा वो आ जाएगा क्या, आरसीएम sin 45। ये आरसीएम की वैल्यू ये रही, cos 45 का मतलब 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 2r/π और ये भी मिल जाएगा 2r/π। निर्देशांक की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप एक्सीएम की वैल्यू पुट करोगे 2r/π, 2r/π। क्लियर? एक्सीएम और वाईसीएम आ गया बेटा। ये चले आगे कि नहीं सर आगे कहां जा रहे हो, अभी आपने एक बताया था क्या कि जो अर्धवलय होती है, अर्धवलय, ये हाँ बताया था अर्धवलय, उस अर्धवलय का सेंटर ऑफ मास बताया था सिमेट्री के, हाँ बताया था कहां बताया था, क्या सर यहां बताया था, यहां। इसकी वैल्यू क्या थी अभी बताई थी, बताओ क्या थी, क्या सर याद तो नहीं आ रहा, कि सर आई थिंक 2r/π थी, ये 2r/π थी, ये थी, चेक कर लो, कि चेक करें, हाँ चेक कर लो कि अगर ये पूरी वलय होती तो ये एंगल होता है कितना, थीटा की वैल्यू आती है 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आती 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन के लिए आप लिखते हैं क्या, आरसीएम इज इक्वल्स टू r sin 90 अपॉन थीटा की वैल्यू बेटा 90 का मतलब π/2, sin 90 हो गया 1 और 2 को ऊपर शिफ्ट कर लूंगा तो ये आ जाएगा 2r/π। ये क्लियर? चलें आगे। तो ऐसे ही आप चक्ति का 1/4 पोर्शन के लिए भी कर सकते हो, आधी चक्ति के लिए भी आप प्रूव कर सकते हो कि उसका सेंटर ऑफ मास सेम उसी पॉइंट पे आता है या
नहीं आता है। तो अपन ने आज देखा बेटा किसी भी दृढ़ पिंड निकाय का, किसी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला देखा। फॉर्मूले के साथ साथ में अपन ने देखा कुछ ऐसे कंटेंट या कुछ पॉइंट्स जिनके सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट अपन को याद रखने होंगे, उसी का इस्तेमाल करके अपन कई क्वेश्चन जो होंगे, कुछ एग्जांपल जो है अपन डायरेक्ट कर पाएंगे। तो इनके कई क्वेश्चंस अपन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में कल, और कुछ नए एग्जाम्पल के साथ में नेक्स्ट इसके टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अपन सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, आप इस चैनल पर बने रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, अपने फिजिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करें और मुझे भी सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक शेयर करने में कमी ना छोड़ें बेटा, इतनी मेहनत पे लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है बेटा, कमेंट भी किया करें। कोई भी टॉपिक कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट करें बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। ओके बाय।